नमस्कार, मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, एक सूचीबद्ध तरीके से एक लाइन की कतार में जो महिलाएं जा रहे हैं, जो शख्स जा रहे हैं और उनके कंधे पर एक ऑटो गन जैसे इंसास और AK-40 जैसे गन टंगे हुए हैं। आपको देखने से लग रहा होगा कि यह कोई आर्म फोर्स का हिस्सा या कोई सर्च अभियान है, लेकिन मैं आपको यह एक बात बता दूं कि यह ना तो कोई आर्म सर्च अभियान है, ना कोई यह फोर्स का हिस्सा है। महाराष्ट्र के जो आदिवासी लोग हैं, जो नक्सल बन गए थे, वही लोग हैं और ये लोग सरकार के सामने आज संपूर्ण समर्पण करने जा रहे हैं। संपूर्ण समर्पण करने से पहले ये लोग मीडिएटर का इस्तेमाल करते हैं और मीडिएटर का इस्तेमाल करने के बाद ये लोग सरकार के सामने अपनी 10 शर्तें रखेंगे। 10 शर्तों में से सरकार इन लोगों के 3 शर्तें मानती है और 3 शर्तों के आधार पर ये लोग सरकार के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि संपूर्ण आत्मसमर्पण वो होता है जो नक्सलाइट अपने पूरे हथियार के साथ आता है और सरकार के सामने सरेंडर करता है, उसको संपूर्ण आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी कि सरकार के इतने दिनों के खिलाफ चली लड़ाई के बाद ये नक्सली हार गए और इस समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज ये लोग सरकार के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण करने का फैसला लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिन। 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सामने लगभग 61 नक्सली अपने बड़े हेड कमांडेंट भूपति के साथ, जिन पे ऊपर लगभग 10 करोड़ का इनाम था, वो लोग पूरे अपने समूह के साथ वो लोग देवेंद्र फडणवीस के सामने, जो कि इस कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये लोग पूरे हथियार के साथ आते हैं और बारीकी से एक एक जमा करते हैं और ये लोग अपना आत्मसमर्पण करने हैं। 3 शर्तें इन नक्सलियों ने रखी और सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। इन 3 शर्तों में सबसे पहले शर्त यह थी कि जो महाराष्ट्र सरकार के जो मूल निवासी जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग जो बिना हथियार के और जो संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले सरकार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने पर रोक लगा दी थी, उनको उस आरोप को हटा दिया जाए और लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। इस बात को सरकार मानी और यह पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त यह थी कि जिन माओवादी जो नक्सली बन गए हैं, जिनके ऊपर हत्या का और लोगों को मारने का और जो फोर्स के हथियार लूटने का आरोप था, इन आरोपों को खत्म करने के लिए पहले जिन नक्सली सरेंडर करने के बाद जो नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन होते थे, उनमें हिस्सा लेते थे और हिस्सा लेने के दौरान अपने ही भाई या अपने ही नक्सलियों के खिलाफ ये लड़ते थे, ये लोग उस फोर्स के साथ लड़ने से मना कर दिए और कहे कि हम लोग सरेंडर तो करेंगे, लेकिन हम फोर्स के साथ अपने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। इसको भी जो महाराष्ट्र की सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, इसको भी मान ली। तो असली कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वह कौन सी मजबूरी रही होगी इन आदिवासियों के सामने, इन नक्सलियों के सामने, कि वो लोग इस समाज के मुख्य धारा से निकलकर जंगल में रहने और गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए और हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आज को आपसे हम ठीक आज़ादी से पहले लेकर चलते हैं। यह कोई आज से नहीं है। आज़ादी नक्सलियों का संगठन लगभग सन 1970 और सन 1980 के समय के ये संगठन बना हुआ है। सन 1970-80 से पहले जो ब्रिटिश शासन था, उस समय जो नक्सलियों के जगह जमीन थी, जो नक्सली जिन जंगल में रहा करते थे, उन जंगल में ब्रिटिश शासन में एक नियम था कि नक्सलियों का जो भी जमीन है, जो भी उनका अधिकार है, वह खरीदेगा या क्रय बिक्री करने का काम बस जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी का जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीदेगा। लेकिन व्यवस्था बदली, कानून बदली, देश आज़ाद होने के बाद ये सब नियम को खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद बहुत बड़े धनवान व्यापारी वर्ग या साहूकारी वर्ग के लोग सामने आए और इनकी जमीन के बड़े हिस्सों को ये लोग पट्टे कराए और रजिस्ट्री करा कर उस पर अपना अधिकार जमा गए। इतना ही नहीं, ये लोग उन आदिवासी महिलाओं को उठाते थे, उनका यौन शोषण भी करते थे, जिन वजहों से इन लोगों के घर वाले परेशान होकर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और जंग छेड़ने के बाद ये लोग हथियार उठाने पे मजबूर होते हैं। अब दूसरी थ्योरी ये भी आती है कि जिस समय आदिवासी लोग जंगल में रहा करते थे, उस समय तेंदूपत्ता तोड़ने और बांस काटने के लिए जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, उनको मजदूरी करने के लिए लेकर जाते थे और लेकर जाने के बाद इनसे जबरन काम करवाया जाता था। जबरन काम करवाने के बदले महज कुछ रुपये दिए जाते थे। कुछ रुपये दिए जाने के बाद इनको
जबरदस्ती बरगला कर या जबरदस्ती ठोकरे मारकर वहां से निकाल दिया जाया करता था। और यहाँ तक नहीं बल्कि जो प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल के पेड़ और पानी वानी जो भी व्यवस्था होती थी, इनसे वो लोग वंचित रखने का काम किया करते थे, जिस वजह से ये लोग आवाज उठाना शुरू किया। और आवाज उठाते उठाते इनकी इतनी जनसंख्या हो गई कि ये लोग सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिए, और जिसके चलते जो आदिवासी लोग थे वो नक्सल में परिवर्तित हो गए। और परिवर्तित होने के बाद ये लोग मजबूरी में हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही सच्ची घटना को देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और देश की हर छोटी मोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब